हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं इलास्टिसिटी। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था स्ट्रेस, स्ट्रेन, डिफॉर्मिंग फोर्सेस एंड ऑल। आज हम पढ़ेंगे इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में, या इलास्टिक लिमिट्स एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली हेडिंग है मेरे सामने, दैट इज़ इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट। आप बेटा एक बात देखना कि अगर आप फिजिक्स में इंग्लिश को बहुत ध्यान से समझ लेंगे ना, तो भी आपको आधे से ज़्यादा डेफिनेशन मालूम चल जाती हैं। इलास्टिक लिमिट का क्या मतलब हुआ कि हर चीज़ की एक लिमिट होती होगी। क्या मतलब हुआ इसका? आप इमेजिन करो, हमारे पास ये वायर है और ये इसकी नेचुरल लेंथ है। हमने क्या करा, इसके ऊपर थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करा और इसकी लेंथ बढ़ के इतनी हो गई। मान लेते हैं कि हमने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करा। अगर हम ये 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करके छोड़ देते हैं, हटा देते हैं, हटाएंगे तो ये दोबारा अपनी वाली शेप में रीगेन हो जाता है। इसका मतलब अभी तक ये इलास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है। अभी हमने क्या करा, दोबारा से इस पे 10 की जगह फोर्स अप्लाई करा 20। अब हमने 20 न्यूटन फोर्स लगा दिया, लेंथ और ज़्यादा बढ़ जाती है। और 20 न्यूटन के बाद लेंथ इतनी हो गई, हम दोबारा क्या करते हैं, 20 न्यूटन को हटा देते हैं और ये अभी भी अपनी शेप को पूरी तरह से रीगेन कर लेता है। अब मान लो हमने इस पे लगाया 21 न्यूटन, और 21 न्यूटन लगाने पे 21 न्यूटन लगा दिया तो ये इतना डिफॉर्म हो गया। अब हमने 21 न्यूटन को हटा दिया। जैसे हम 21 न्यूटन को हटाते हैं, ये दोबारा अपनी शेप को रीगेन नहीं करता। इसका मतलब 20 न्यूटन वॉज दी लिमिट। ये वो लिमिट थी जहां तक खींचने पे बॉडी अपनी शेप को रीगेन कर ले रही थी। अगर हम इससे ज़्यादा फोर्स लगा के खींच देते हैं और छोड़ते हैं तो दोबारा से बॉडी रीगेन नहीं करती। आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती होंगी। मान लो कि रबर की स्ट्रिंग है आपके हाथ में, उसको तुम थोड़ा सा खींच के छोड़ते हो, वो जैसे थी वैसे हो जाती है। अगर तुम उसको बहुत ज़्यादा खींच के फिर छोड़ते हो, उसमें हल्की सी लूजनिंग हो जाती है, मतलब वो एग्जैक्टली अपनी शेप पे रीगेन नहीं करता। ऐसे वाले केस में हम बोलेंगे कि लिमिट से ज़्यादा हमने खींच दिया। कोई भी चीज़ तुम लिमिट से ओवर करोगे तो फिर वो खराब हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। तो मैं आपको समझाता हूं कि ये चीज़ें आपको समझा दी हैं। मैं इसकी डेफिनेशन अगर लिखनी हो तो आप कैसे लिखेंगे, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि इलास्टिक लिमिट इज द upper limit of deforming force, is the upper limit of deforming force up to which if deforming force is removed, the body regains its original form completely। और मतलब हम इसको हटाएंगे तो ये बॉडी अपनी शेप को रीगेन कर लेगी कंप्लीटली। तो कंप्लीटली एंड बियॉन्ड विच इफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज इंक्रीज्ड, the body loses its property of elasticity and gets permanently deformed। मतलब ये वाला फोर्स है, अगर हमने इससे ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया और फिर अगर हम हटाएंगे, मतलब ये हमारी मैक्सिमम लिमिट थी, इससे ज़्यादा अप्लाई करके अगर हम हटा देंगे तो दोबारा से अपनी शेप को रीगेन नहीं करेगा। ऐसे वाले केस में हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। बेटा जो मैं बोलते जा रहा हूँ उससे आप नोट्स बनाते रहो प्रॉपर, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। इस चीज़ को समझाया था सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था हुक। इसी बात को, सारा स्ट्रेस, स्ट्रेन, इन सब चीज़ों को समझाया था हुक ने। तो इसको हम समझते हैं हुक्स लॉ। हुक ने अपना एक लॉ दिया, दैट्स कॉल्ड हुक्स लॉ। इन्होंने क्या बोला कि अगर एक हमारे पास बॉडी है, इस पे हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। जैसे हम इस बॉडी पर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, बॉडी में डेवलप हो जाती है स्ट्रेन। थोड़ी स्ट्रेस लगाएंगे, थोड़ी स्ट्रेन डेवलप होगी, ज़्यादा स्ट्रेस लगाएंगे, ज़्यादा स्ट्रेन डेवलप होगी, और दोनों आपस में एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब हुक के हिसाब से जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो बॉडी में आ जाती है स्ट्रेन, और ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। बड़ी ऑब्वियस सी बात है यार। 10 न्यूटन से खींचोगे तो थोड़ा सा खींच जाएगा, 20 से खींचोगे तो डबल खींच जाएगा, 30 से खींचोगे तो 3 टाइम्स खींच जाएगा। कुछ ऐसे ही रिलेशन आएगा, और हम ऐसे कुछ समझते होते हैं। और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं, जो साइन हटाते हैं, तो हमारे पास एक चीज आ जाती है ई इंटू स्ट्रेन, और ई को बोलते हैं हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ई इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो कोई आपसे पूछे कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का क्या मतलब है, तो तुम बोलोगे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। कौन सा वाला मटेरियल? जिससे वो पर्टिकुलर बॉडी बनी हुई है, जिस भी मटेरियल से बनी है, ये उस पर डिपेंड करता है। मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ना तो स्ट्रेस पे डिपेंड करता है, ना स्ट्रेन पे डिपेंड करता है, ये मटेरियल की अपनी एक प्रॉपर्टी है। परफेक्ट हो गया। तो हुक ने क्या समझाया, तो आप थोड़ा सा लैंग्वेज लिख सकते हैं। हुक्स लॉ स्टेट्स दैट द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द वायर
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लोड अप्लाइड विद इन इलास्टिक लिमिट। जिसको मैंने स्ट्रेस बोला ये लोड है, और जिसको मैंने स्ट्रेन बोला ये एक्सटेंशन है। मतलब किसी भी बॉडी में जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली लोड के प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन ये रिलेशन कब तक वैलिड है? जब तक हम इलास्टिक लिमिट में है। इलास्टिक लिमिट का मतलब अगर हमने 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर दिया तो ये रिलेशन एप्लीकेबल नहीं है। ये रिलेशन एप्लीकेबल कहां तक था? 10, 20, नॉट एग्जैक्टली 20, बट जो डायग्राम से मैं आपको दिखाने की ट्राई कर रहा हूं, जब तक बॉडी इलास्टिक लिमिट के अंदर रहेगी तब तक स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में कैसे होंगे? एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। ये हुक ने समझाया था। परफेक्ट हो गया। और ई को हम लोग क्या बोल रहे हैं? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इसी चीज का। कैसे करेंगे एक्सपेरिमेंट? हम क्या करेंगे, हम एक सपोर्ट लेंगे यहां पे, और इसके साथ हम एक इलास्टिक वायर, ऐसा वायर जो इलास्टिक है, इसको हम ऐसे बांध देते हैं और हम इस पर एक हुक लगा देते हैं, और यहाँ पे हम एक वेइंग मशीन या पेन या कोई चीज़ ऐसे रख देते हैं, और यहाँ पे हम एक स्केल लगाते हैं। यहाँ पे स्केल लगा हुआ है, ऐसे कुछ वर्टिकल स्केल लगा देते हैं। मान लो ये इसका 0 आ रहा है और ये 1 है, एंड दिस इज 2 एंड दिस इज लाइक 3 एंड दिस इज, ऐसे करके ना हमारा एक स्केल लग गया। हम क्या करते हैं, ये पेन रखा हुआ है, ये पेन हमने इसके साथ लटका दिया। इमेजिन करो कि पॉइंट नंबर 1, नो वेट। नो वेट मतलब हमने इसके ऊपर कोई भी वेट नहीं रखा, ये खाली पड़ा हुआ पेन। तब हमने क्या कैलकुलेट करा कि इसकी लेंथ कितनी आती है, वो हमने लेंथ मेजर कर ली। नो वेट तो हमें यहाँ पे लेंथ पता चल जाती है। मैं एक टेबल बना देता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा। टेबल हम लोग कुछ ऐसे बनाते हैं कि यहाँ पे आएगा वेट और यहाँ पे आएगी लेंथ। इमेजिन करो हमने कोई वेट नहीं लगाया, और लेंथ में भी हम टोटल लेंथ नहीं कैलकुलेट करते, बेसिकली हम कैलकुलेट करते हैं चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ मतलब ये हमारा ओरिजिनल लेंथ कुछ भी थी और हम देखते हैं इसमें कितना चेंज आया। तो हमने इस पे कोई वेट नहीं रखा, नो वेट, तो हमने क्या देखा, कोई चेंज नहीं होता। जीरो वेट रखा तो लेंथ में कोई चेंज नहीं आया, लेंथ मतलब ऐसे हो गई। उसके बाद हमने क्या करा, वेट मान लो रख दिया 10 kg, मैं रफली बोल रहा हूं, चेंज आ गया 1 सेंटीमीटर का। फिर हमने लेट से वेट रख दिया 20 kg, तो क्या देखते हैं, ये 2 सेंटीमीटर चेंज आएगा। फिर हमने कर दिया 40 kg, तो ये 4 सेंटीमीटर का चेंज आएगा, एंड सो ऑन। अब क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ये हमारे पास रॉड होगी जिसकी ओरिजिनल कुछ लेंथ है, और जब हमने कोई वेट नहीं रखा तो हम मानेंगे ये ओरिजिनल लेंथ है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। यहाँ पे वेट रखते हैं तो लेंथ में चेंज आता है, हम वेट बदलते जाते हैं, लेंथ बदलती जाती है। फिर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें ग्राफ मिलेगा ऐसे कुछ, और वो मिलेगा, ये आप खुद कर सकते हो अपने आप से। अगर आप किसी एक वायर को लेके आओ जो इलास्टिक वायर हो, खुद से करोगे तो आप खुद ये हुक के लॉ को प्रूव कर सकते हो अपने घर पे। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेन या एक्सटेंशन, और इसको हम बोलते हैं लोड या स्ट्रेस। आप यहाँ पे स्ट्रेस भी लिख सकते हो और लोड भी लिख सकते हो। अब ध्यान से देखो, कोई लोड नहीं था, कोई एक्सटेंशन नहीं था, तो ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, ओरिजिन से। और ये देखा जाए तो प्रोपोर्शनल हो रहा है, 10 तो 1, 20 तो 2 एंड सो ऑन। तो उसके हिसाब से हम इसका ग्राफ जब देखेंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा। एक्सटेंशन बेसिकली हम किस में लिख रहे हैं, केजी में लिख सकते हैं, केजी पर मीटर स्क्वायर में लिख सकते हैं, चॉइस होगा हमारा। और लोड को हम किस में लिख सकते हैं, लेंथ के टर्म्स में लिख सकते हैं, लेंथ चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल लेंथ के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये लीनियर ग्राफ आएगा। और ये हमें इस ग्राफ की हेल्प से हम आइडिया बना सकते हैं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। देखो ये प्रोपोर्शनल रिलेशन हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो ये हुक ने अपना एक्सपेरिमेंट करके ग्राफ प्लॉट करा, और हमें भी ये एक्सपेरिमेंट से बातें समझ में आ गई हैं। परफेक्ट हो गया। तो अब हम थोड़ा सा और समझते हैं एक चीज के बारे में। वो कौन सी चीज है? वो है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसके बारे में हम थोड़ा और पढ़ते हैं। क्या है ये चीज? ये चीज है कि जब हमने किसी बॉडी पे अप्लाई करा स्ट्रेस, तो ये इक्वल टू आया E टाइम्स स्ट्रेन। अगर हम E को देख रहे हैं तो वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। बेसिकली E इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। E को हम क्या बोल रहे हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखा जाए तो देखने में कैसे लग रहा है, देखने में लग रहा है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। बट सच ये है, E ना तो स्ट्रेस पे डिपेंड करता है ना स्ट्रेन पे डिपेंड करता है, बट इन दोनों का रेशियो है, और वो केवल और केवल मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है।
अगर किसी बॉडी में स्ट्रेस 2 डेवलप होती है तो स्ट्रेन भी तो डबल हो जाएगी। मतलब स्ट्रेस अगर 3 टाइम्स हो जाती अप्लाई करते हैं तो स्ट्रेन भी 3 टाइम्स आती है। तो रेशो हमेशा सेम आएगा और ये रेशो डिपेंड करेगा कि हमारा जो मटेरियल है वो किस तरह का डिपेंडेंट है, मतलब किस तरह का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, वो कैसा बना हुआ है। तो आप स्पेसिफिकली हम नोट एक लिख सकते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन स्ट्रेस और स्ट्रेन, इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ पर्टिकुलर मटेरियल। परफेक्ट है। थोड़ा सा और अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, या इसी को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड विद इन इलास्टिक लिमिट। मतलब ये रिलेशन कब तक सही है, जब तक हम इलास्टिक लिमिट के अंदर हैं। सो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की डेफिनेशन है इट इज रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, बट एक्चुअली इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन। और इसकी जो यूनिट आएगी, ध्यान से देखो, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो इसकी जो यूनिट होगी वो इसकी यूनिट होगी। तो यूनिट बेसिकली आएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अगर हम एसआई यूनिट की बात करते हैं तो। और डायमेंशनल फॉर्मूला आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कई तरह की हैं। कई तरह की क्यों है? क्योंकि स्ट्रेस भी बहुत तरह की थी, स्ट्रेन भी बहुत तरह की थी, तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बहुत तरह की होंगी। तो हम लोग एक हेडिंग लिख सकते हैं और वो हेडिंग होगी टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब अलग अलग तरह के ज्योमेट्री के हिसाब से मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी अलग अलग तरह की हो सकती हैं। उनमें से एक है और जिसका नाम है यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग इज नेम ऑफ साइंटिस्ट। उन्होंने क्या समझाया था कि अगर हम एक तरह की रॉड ले लें, मतलब आप ऐसे मान के चलो कि हमारे पास एक रॉड हो ऐसे, और इस रॉड को अगर हम खींचें बाय सम फोर्स F और इसका एरिया हो A के बराबर, तो ऐसे केस में जो स्ट्रेस आएगा वो आएगा फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, और ऐसे केस में जो स्ट्रेन आएगी वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या आएगा? चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। तो नो डाउट ये स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है, बट ध्यान रखना ये कौन सी वाली स्ट्रेस है? नॉर्मल स्ट्रेस है या लॉन्गिट्यूडनल है इस वाले केस में, और स्ट्रेन भी कौन सी है? ये भी लॉन्गिट्यूडनल है। जब इनका रेशियो निकालेंगे तो जो इलास्टिसिटी आएगी उसको हम बोलेंगे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेकिन कब तक? विद इन इलास्टिक लिमिट। ये लाइन हमने हमेशा लिखना पड़ेगा, विद इन इलास्टिक लिमिट। उस हिसाब से हम बोल सकते हैं यंग्स मॉडुलस इक्वल टू क्या लिखेंगे? नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। इन दो का जो रेशियो आएगा उसको हम बोलेंगे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एंड दिस इज बेसिकली F बाय A अपॉन डेल्टा L अपॉन L, या इसको हम कह सकते हैं ऐसे FL अपॉन A डेल्टा L। दिस इज यंग्स मॉडुलस Y। एक और चीज आपको बताऊं, अगर हम इसी केस में जो हम लोगों ने अभी देखा ना, इस केस में अगर हम, ये तो यंग्स मॉडुलस निकल गया हमारा, अगर हम इसी केस में फोर्स का रिलेशन निकालना चाहें कि फोर्स कितने के इक्वल होगा, तो तुम बोलोगे सर इस केस में फोर्स होगा F इक्वल टू, इसको शफल करके देखते हैं क्या आएगा? YA अपॉन L इंटू डेल्टा L। ध्यान से देखो व्हाट इज दिस, ये एक पर्टिकुलर वायर का कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट कैसे? Y उसका मटेरियल कांस्टेंट है। यंग्स मॉडुलस किस पे डिपेंड करेगा? इस मटेरियल पे। मटेरियल का मतलब ये स्टील का बना है कि ब्रास का बना हुआ है, कॉपर का बना है या फिर रबर का बना है, किस चीज का बना है, ये उस मटेरियल पे डिपेंड करेगा। सो Y डिपेंड्स अपॉन मटेरियल। व्हाट इज A डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब क्रॉस सेक्शन किस तरह का है। व्हाट इज L? L ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री। इस वायर की जो ज्योमेट्री है वो A और L को डिफाइन करेगी, और इसका जो मटेरियल है वो किसको डिफाइन करेगा? Y को। इन शॉर्ट ये टोटल की टोटल चीज क्या है? कांस्टेंट है फॉर दिस पर्टिकुलर वायर। और यहां से ध्यान से देखें तो हमारे पास रिलेशन आता है F प्रोपोर्शनल डेल्टा L। याद करो हम एक चीज पढ़ते थे, वो थी क्या? स्प्रिंग। स्प्रिंग में भी तो हम सेम चीज पढ़ते थे, हमारे पास ये स्प्रिंग होती थी और हम इस पे फोर्स अप्लाई करते थे और इसमें एक खिंचाव आ जाता था डेल्टा L, और रिलेशन होता था F प्रोपोर्शनल डेल्टा L, और वो इक्वल टू होता था K डेल्टा L।
जहाँ पे के को क्या बोलते थे हम, के को बोलते थे हम स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट। और जब हमने रॉड को देखा, इस वाले रॉड को अभी हम खींच रहे थे, उसमें भी तो सेम रिलेशन आ रहा है। इस वाले रॉड में हमने क्या करा, एफ फोर्स अप्लाई करा और इसमें एलोंगेशन हो गया डेल्टा एल का, और रिलेशन क्या आ रहा था, एफ इक्वल टू वाई ए अपॉन एल इंटू डेल्टा एल। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इलास्टिक रॉड इज इक्विवेलेंट टू अ स्प्रिंग। मतलब इलास्टिक रॉड एक स्प्रिंग के जैसा बिहेव कर रही है। अंडरस्टैंड करो आप। तो अगर इलास्टिक रॉड स्प्रिंग के जैसा बिहेव कर रही है तो रॉड का जो अगर हम रॉड को स्प्रिंग के जैसा डिफाइन करने की ट्राई करें तो रॉड का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट भी हो सकता है। मतलब अगर हम एक रॉड को स्प्रिंग की जैसा रिप्लेस करने की कोशिश करें तो इसमें रिलेशन के आ रहा है, इसमें वाई ए अपॉन एल आ रहा है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ इलास्टिक रॉड। कितना आएगा, तो तुम बोलोगे सर वो आएगा के इक्वल टू वाई ए अपॉन एल। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हो। वाई ए अपॉन एल के बराबर इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा किसका, रॉड का। अब हम रॉड को एक स्प्रिंग के जैसा बिहेव करा सकते हैं और सारे स्प्रिंग के फॉर्मूले हम यहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई आपसे बोले एग्जाम्पल है यंग्स मॉडुलस इज 2 इंटू 10 पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, perfect, and applied force is 1000 newton and area is equal to 2 millimeter square। कोई आपसे बोले और लेंथ आपसे बोले 1 मीटर, और फिर कोई आपसे बोले फाइंड एक्सटेंशन इन रॉड। अंडरस्टैंड करो, कोई आपसे ऐसे पूछे, यंग्स मॉडुलस हमें दिया हुआ है, फोर्स अप्लाइड फोर्स गिवन है, एरिया गिवन है, लेंथ गिवन है, और कोई बोले फाइंड एक्सटेंशन इन द रॉड। क्या करोगे आप सॉल्यूशन लिखोगे, और सॉल्यूशन किस हिसाब से लिखोगे, आप बोलोगे सर देखो F इक्वल टू या Y इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा एल अपॉन एल। ये तो रिलेशन हो गया, बट निकालना क्या है, हमने निकालना डेल्टा एल है, तो तुम क्या लिखोगे, डेल्टा एल इक्वल टू एफ एल अपॉन वाई ए। दिस इज द वैल्यू। व्हाट इज एफ, it was 1000 multiplied by what is L, 1, what is Y, 2 into 10 power 11, and what is A, check, A is 2 millimeter square। तो इसको अगर हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 into 10 power minus 6। आई थिंक सही है बच्चों, समझ में आ गया होगा शायद आपको, बहुत अच्छी बात है। ऊपर आ रहा है 10 पावर 3, नीचे आएगा 4 into 10 पावर हाउ मच, 5। परफेक्ट हो गया, और ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा कितना, 10 पावर -2 डिवाइडेड बाय 4, या इसी को हम कह सकते हैं 10/4 इंटू 10 पावर -3 मीटर। क्योंकि सारा कुछ हम SI यूनिट में यूज कर रहे थे तो मीटर में आ जाएगा। तो बेसिकली कितना वैल्यू आएगा, बेसिकली वैल्यू आएगा डेल्टा एल इक्वल टू 10/4 या 2.5 वॉट मिलीमीटर। मीटर से कन्वर्ट करके हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको मिलीमीटर कर दिया। मतलब 2.5 मिलीमीटर का एक्सटेंशन होगा। तो जब न्यूमेरिकल आएंगे तो कुछ इस तरह से आएंगे, डेटा बदल जाएगा बट उसका सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सेम होगा। परफेक्ट। अगर कोई हमसे बोले हमारे पास एक वायर है, जिसका क्रॉस सेक्शन रेडियस, ये वायर है, ये पतला सा वायर होगा जिसका क्रॉस सेक्शन रेडियस, ये वाला रेडियस r के इक्वल है, इसका लेंथ L0 के इक्वल है। क्लियर, यंग्स मॉडुलस y के इक्वल है, और इसमें जो इलोंगेशन होता है डेल्टा एल वो L0/100 के इक्वल है। और कोई बोले फाइंड अप्लाइड फोर्स। आप समझ रहे हैं, हमारे पास वायर गिवन है जिसका क्रॉस सेक्शन रेडियस पता है, लेंथ मालूम है, यंग्स मॉडुलस y दिया हुआ है, डेल्टा एल की वैल्यू L0/100 है, और कोई आपसे फोर्स पूछ लेगा कि कितना आएगा, तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे सर सेम क्वेश्चन है, सॉल्यूशन। वी हैव रिलेशन y इक्वल टू f अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा एल अपॉन एल। किसी ने हमसे f पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे, f इक्वल टू वाई ए अपॉन एल इंटू डेल्टा एल। अब हम वैल्यू डालेंगे, y को तो यंग्स मॉडुलस लिख देंगे, एरिया को क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमें मालूम है या ये रेडियस दिया होगा तो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा एरिया, डिवाइडेड बाय लेंथ को क्या लिखेंगे हम, L0। एंड व्हाट अबाउट डेल्टा एल,
दैट इज एल नॉट डिवाइडेड बाय 100। ऐसे कुछ रिलेशन आ गया, एल नॉट से एल नॉट हम काट देते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, दिस वैल्यू कम्स आउट y इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 एंड दैट इज द फोर्स। हम इसका मतलब हम इतना फोर्स अप्लाई करेंगे तब ये वाली सिचुएशन सेटिस्फाई होगी। इस हिसाब से हम अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं इन केस ऑफ यंग्स मॉडुलस। जब कोई हमसे यंग्स मॉडुलस की बात करेगा तब हम ऐसे सॉल्व करेंगे। अगले तरह का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है सेकेंड टाइप, दैट इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस। अब आप बोलोगे सर ये बल्क मॉडुलस कहां से आ गया? ये बल्क मॉडुलस तब आ गया, यंग्स मॉडुलस का केस कब एप्लीकेबल होगा, ध्यान से देखो, जब हमारे पास बॉडीज कैसी हैं, जब हमारे पास बॉडी है लेंथ वाइज, लीनियर बॉडी है, इस तरह की बॉडी है, तो हम क्या अप्लाई करते हैं, तब हम अप्लाई करते हैं यंग्स मॉडुलस। लेकिन आप इमेजिन करो हमारे पास बॉडी वॉल्यूमेट्रिक फॉर्म में हो, ऐसा कुछ आप सोच के चलो कि हमारे पास बॉडी वॉल्यूमेट्रिक फॉर्म में है, मतलब कुछ ऐसे है कि जैसे ये हमारे पास मान लो बबल था, एयर बबल, बैलून, कुछ भी मान लो, उसका वॉल्यूम पहले इतना बड़ा था, ये वॉल्यूम था, है ना, ये इनिशियल है, इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू वी नॉट, ये वी नॉट था। अब हमने क्या करा, इसको कंप्रेस कर दिया, और हमने कंप्रेस करा तो पहले इसका वॉल्यूम इतना बड़ा था, अब हमने कंप्रेस करा तो ये छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया। कैसे कंप्रेस करा होगा, बाहर से ऐसे करा होगा, ऐसे कर दिया होगा कंप्रेस, तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, v के इक्वल हो गया। मतलब स्टार्टिंग वाला ये बाहर वाला था, अभी हो गया है अंदर वाला। तो ऐसे वाले केस में हमने फोर्स कैसे लगाया, नो डाउट नॉर्मल डायरेक्शन में लगाया। क्या यहां पे लेंथ में चेंज आ रहा, नहीं, यहां तो पूरे के पूरे वॉल्यूम में चेंज आ रहा। तो अब आप लोग कैसे बोलोगे, आप बोलोगे सर हमने फोर्स मान लो F लगाया, सब तरफ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कितना, F। तो ऐसे वाले केस में अगर हम स्ट्रेस की बात करें, कौन सा वाला स्ट्रेस होगा, तो स्ट्रेस होगा यहां पे नॉर्मल स्ट्रेस, है ना। नॉर्मल क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, वो क्या आएगा, F अपॉन एरिया। यहां पे एरिया कौन सा है, इज इट क्रॉस सेक्शन एरिया और सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया आएगा। और यहां पे जो स्ट्रेन आएगा वो कौन सा आएगा, तो आप बोलोगे सर यहां पे जो स्ट्रेन आएगा वो आएगा एक्चुअली वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि पूरा का पूरा वॉल्यूम चेंज हो रहा है, और वो किसके इक्वल आएगा, डेल्टा वी अपॉन वी के इक्वल आएगा। ये बात आपको समझ में आती है। और इसको भी हम माइनस में लिखेंगे, क्यों लिख रहे हैं माइनस में, देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। यू नो व्हाट इज चेंज, चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल। ध्यान से देखें तो फाइनल छोटा होगा, इनिशियल बड़ा होगा, क्योंकि हम कंप्रेस कर रहे हैं। तो ऐसे वाले केस में वैल्यू आएगी नेगेटिव में, इसलिए हम लोगों ने क्या कर दिया, माइनस में लिख दिया। माइनस ना भी लिखें तो फाइनली जब सोल्यूशन निकलेगा तो माइनस निकल के आ जाएगा। तो जिसको हम बल्क मॉडुलस बोल रहे हैं, बल्क मॉडुलस का मतलब है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इसका मतलब है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस का मतलब क्या था बेटा, फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, डेल्टा वी अपॉन वी, और माइनस साइन को कंसीडर कर रहे हैं, ये माइनस आएगा, तो ये आ जाएगा बी। एक और बात आपको बताऊं, तुम स्ट्रेस को इस वाले को नेगेटिव में ले लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहां हमेशा माइनस आएगा। मैं आपको बताऊं कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। इमेजिन करो, मैं आपको 2-3 केस करवाता हूं। इमेजिन करो यहां पे पानी भरा हुआ है, यहां पानी भरा है, पानी भरा है, और हमारे पास एक बैलून है जिसमें हवा भरी हुई है, और बैलून पहले यहां पे था, पानी के सरफेस के पास था, हमने पानी में डुबाया हुआ लेकिन यहां पे, और वॉल्यूम है वी नॉट, और यहां पे प्रेशर होगा P1। बेसिकली P1 P नॉट के बराबर होगा। P नॉट मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि अभी हम पानी के सरफेस के बिल्कुल पास में हैं। अब हमने क्या करा, इस बैलून को पुश करा नीचे तक, और हम ले गए इसको नीचे, यहां जो हम नीचे ले जाएंगे तो ये ऐसे कुछ हो जाएगा, और यहां पे प्रेशर कितना होगा, P। अब ध्यान से समझो, पहले वॉल्यूम वी नॉट था, अब कितना हो गया, वी हो गया। ये जो वी में कंप्रेशन आया वो किस वजह से आया, वो जो कंप्रेशन आया वो किसकी वजह से आया, स्ट्रेस की वजह से आया। स्ट्रेस मतलब कौन सी, जो यहां पे लग रही है, और ये क्या होगा, एफ। एफ कौन सा, एफ इस टोटल फोर्स के एक्स्ट्रा फोर्स होगा, एक्स्ट्रा होगा ना, क्योंकि यहां भी कुछ ना कुछ फोर्स तो लग रहा होगा इसके ऊपर। क्यों लग रहा होगा, हवा का तो प्रेशर होता है ना, यहां पे एयर है मान लो, तो एयर का तो प्रेशर होता है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से इस वाले बबल के ऊपर या बैलून के ऊपर पहले से ऑलरेडी फोर्स कुछ लग रहा है। कुछ फोर्स लगने पे प्रेशर है P नॉट, वॉल्यूम है V नॉट,
और अब वॉल्यूम कितना हो गया v। तो जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम में चेंज आया, ऑलरेडी इतना वॉल्यूम था, अभी इतना वॉल्यूम है, तो जो वॉल्यूम में चेंज आया वो किसकी वजह से आया? वो प्रेशर की वजह से आया कि एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से आया? तो तुम बोलोगे एक्स्ट्रा प्रेशर, क्योंकि यहां तो ऑलरेडी प्रेशर था, अभी क्या हो गया? एक्स्ट्रा प्रेशर। इसका मतलब जब हम स्ट्रेस लिखेंगे ना, स्ट्रेस, तो आप क्या लिखोगे? स्ट्रेस लिखोगे F अपॉन ए, जहां पे F क्या है? F है एक्स्ट्रा फोर्स। एक्स्ट्रा फोर्स मतलब यहां ऑलरेडी फोर्स लग रहा होगा, जो और एक्स्ट्रा फोर्स लगा ये F है, और इसकी वजह से जब हम F अपॉन ए को बोलेंगे तो एक्चुअली ये क्या आएगा? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन सरफेस एरिया जब हम बोलते हैं तो ये प्रेशर होता है, और इसको हम बोलेंगे डेल्टा पी। तो स्ट्रेस एक्चुअली क्या आएगा? स्ट्रेस आएगा डेल्टा पी के बराबर। मैं आपको बार बार रिवाइज करवा रहा हूं, ध्यान से समझो। जब हमने हमारे बैलून को यहां रखा था तो ऑलरेडी इसके पास कुछ प्रेशर था, और जब यहां रखा तो ऑलरेडी कुछ और प्रेशर होगा। तो जो वॉल्यूम में बदलाव आया वो किसकी वजह से आया? कि एक्स्ट्रा कितना प्रेशर हो गया, अभी कितना था और एक्सेस में कितना हो गया। जितना एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाएगा वॉल्यूम में उतना चेंज आ जाएगा। परफेक्ट हो गया। तो स्ट्रेस हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेस हम बोलेंगे यहां पे डेल्टा पी। बेसिकली जो एक्स्ट्रा प्रेशर होगा वो डेल्टा पी के इक्वल होगा। और स्ट्रेन किसको बोलेंगे हम? स्ट्रेन बोल रहे हैं हम डेल्टा वी अपॉन वी को। जो बल्क मॉडुलस है वो क्या चीज है? वो इलास्टिक प्रॉपर्टी है। इलास्टिक प्रॉपर्टी कभी माइनस में नहीं हो सकती। इलास्टिक प्रॉपर्टी हमेशा किस में आएगी? पॉजिटिव में आएगी। अब इस डायग्राम को देखो। इस डायग्राम के हिसाब से अगर हम ध्यान से देखें तो डेल्टा पी पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव क्यों आएगा? क्योंकि फाइनल प्रेशर ज्यादा है, इनिशियल प्रेशर कम है, तो ये पॉजिटिव आएगा। लेकिन ये नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा? क्योंकि फाइनल वॉल्यूम कम है और इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा है। तो जब फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन में से एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। अगर हम बैलून को ऊपर से नीचे ले जाएंगे तो प्रेशर तो बढ़ेगा लेकिन वॉल्यूम कम होगा। तो डेल्टा पी पॉजिटिव होगा, डेल्टा वी नेगेटिव होगा। और ऐसे केस में जब हम बी लिखेंगे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? हम लोग लिखेंगे डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन बी। ऑब्वियस सी बात है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो यहां क्या लिखना पड़ेगा? माइनस। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, एक नेगेटिव यहां से आएगा, एक नेगेटिव यहां हो गया, तो आंसर क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। तो हम लोग लिखते हैं केसेस। केस वन। केस वन। केस वन में हम लिखते हैं प्रेशर इंक्रीजेस। अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम का क्या होगा? वॉल्यूम डिक्रीजेस। ऑब्वियस सी बात है। अगर ऐसा होगा तो डेल्टा पी होगा पॉजिटिव, तो डेल्टा वी कैसा होगा? नेगेटिव। क्लियर? ये केस वन हो गया। केस टू। केस टू में सपोज करो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। प्रेशर डिक्रीजेस। अगर प्रेशर डिक्रीज होगा तो जो बबल या बैलून या जो भी चीज होगी वो एक्सपेंड हो जाएगा। तो प्रेशर डिक्रीजेस तो वॉल्यूम क्या लिखेंगे हम लोग? इंक्रीजेस। अगर ऐसा कुछ होगा तो डेल्टा पी नेगेटिव हो जाएगा और डेल्टा वी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तब भी दो में से एक पॉजिटिव आएगा तो एक नेगेटिव आएगा। तो अगर हम एक्स्ट्रा माइनस लगा देंगे तो इन दोनों में से किसी में एक नेगेटिव आएगा, माइनस और लगा हुआ है, कैसा बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। तो बल्क मॉडुलस के बारे में हमें क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा कुछ है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बल्क मॉडुलस। परफेक्ट। एक टर्म होता है जिसका नाम होता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी ये क्या बताता है? ये बताता है कि आप इमेजिन करो हमारे पास कैसे समझाऊं? हमारे पास कोई चीज है, लेट्स से अगेन बैलून है। ये कम कंप्रेसिबल है या ज्यादा कंप्रेसिबल है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इसका बल्क मॉडुलस कैसा है। आप यहां से देखो, मान लो किसी चीज का बल्क मॉडुलस ज्यादा है, इसका मतलब है कि प्रेशर में ज्यादा चेंज करेंगे तो वॉल्यूम में कम चेंज आना चाहिए। ये ज्यादा कब होगा? जब ये ज्यादा हो लेकिन ये कम हो। इसका मतलब किसी बॉडी में तुम प्रेशर में ज्यादा चेंज करो और वॉल्यूम में कम चेंज आए तो वो चीज कंप्रेसिबल होगी कि नहीं होगी? वो कंप्रेसिबल नहीं होगी। मतलब तुम प्रेशर में काफी ज्यादा चेंज कर रहे हो, प्रेशर बहुत बढ़ा दे रहे हो, लेकिन वॉल्यूम क्या हो रहा है? थोड़ा सा चेंज आ रहा है, तो तुम क्या बोलोगे? कंप्रेसिबल नहीं है। इसका मतलब जिसका बल्क मॉडुलस ज्यादा होगा वो कंप्रेसिबल नहीं होती है। इसका मतलब कंप्रेसिबिलिटी बल्क मॉडुलस का उल्टा होगा।
ज़्यादा बल्क मॉडुलस, कम कंप्रेसिबिलिटी, एंड कम बल्क मॉडुलस, ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी। सो इसको हम समझा सकते हैं, इट इज़ इनवर्स ऑफ, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे इट इज़ इनवर्स ऑफ द बल्क मॉडुलस। तो अगर हम कंप्रेसिबिलिटी को के से डिफाइन करें तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 1/b। सो वी हैव लास्ट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या लास्ट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो आपके सामने ये वाला है। पहले वाला यंग्स मॉडुलस, दूसरे वाला बल्क मॉडुलस एंड थर्ड वाला मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। बेसिकली ये इलास्टिक कोएफिशिएंट किसी बॉडी की रिजिडिटी का मेजरमेंट करता है कि वो रिजिड है कि नहीं है। इमेजिन, आप ध्यान से देखो, अगर हम इस चीज को खींचते हैं, इसको खींचते हैं तो इसकी रिजिडिटी का पता नहीं चलता। अगर हम एक चीज को पूरी तरह से दबाते हैं तो ये रिजिड है कि नहीं है पता नहीं चलता, क्योंकि किसी चीज को दबाने का मतलब हुआ कंप्रेसिबिलिटी, देखते हैं कि कंप्रेस हो रहा है कि कंप्रेस नहीं हो रहा है। रिजिड का मतलब क्या हुआ? फ्लेक्सिबल का जस्ट उल्टा रिजिड होता है। तो रिजिड समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी हैव, हमारे पास ये मान लो कर्टन है, कार्डबोर्ड का बना हुआ बड़ा सा कर्टन है, और इसमें हमने किसी पर्टिकुलर चीज को पैकिंग करनी है। तो एक कंपनी टीवी बनाती है, वो टेलीविजन इस बॉक्स के अंदर रखना चाहती है, तो उसने क्या करना है, इस वाले बॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजना है। तो जब ये बॉक्स बनाने के लिए ऑर्डर पेस्ट करती है तो ध्यान देती है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बॉक्स बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो, क्योंकि अंदर से तो हॉलो है। तो वो क्या करेगी कंपनी, इस वाले एंड को फिक्स करेगी और इस वाले अपर सरफेस पे हम क्या करेंगे, एक फोर्स अप्लाई करेंगे ऐसे। अगर फोर्स अप्लाई करने से ये जल्दी बेंड हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, ये कम रिजिड है। अगर देर में बेंड होगा तो हम क्या बोलेंगे, ये रिलेटिवली रिजिड है। तो ऐसे वाले मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में हम किसी चीज को खींचते नहीं है, किसी चीज को कंप्रेस नहीं करते, बट हम रिजिडिटी देखते हैं। सो उसके लिए हमने क्या करा, हमने नीचे वाला सरफेस फिक्स कर दिया और ऊपर वाले सरफेस पे फोर्स अप्लाई करा। जैसे हम फोर्स अप्लाई करेंगे ये वाले कॉर्नर आगे जाएंगे। अभी हम इस चीज को ऑलरेडी पहले से पढ़ रहे थे, तो मान लो ये कॉर्नर आगे चले जाते हैं, ये सरफेस आगे को शिफ्ट हो गया। इधर भी सेम काम होने वाला है, ये वाले सरफेस भी आगे को, ये वाले पॉइंट भी आगे को शिफ्ट हो जाएंगे और वी हैव दिस, ये शिफ्टिंग आ गई पूरे के पूरे सरफेस में। सो दिस इज व्हाट, दिस इज स्ट्रेन, हमें समझ में आता है। ऐसे वाले केस में फाई इज कॉल्ड शियर स्ट्रेन, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। परफेक्ट हो गया। स्ट्रेस किसको बोलेंगे, स्ट्रेस बोलेंगे कि मान लो हमने फोर्स F लगा दिया और ऊपर वाले सरफेस का जो एरिया है वो है A के इक्वल। तो जो स्ट्रेस होगी, स्ट्रेस का नाम क्या होगा, ऐसे वाले केस में स्ट्रेस का नाम होगा शियर स्ट्रेस, और वो इक्वल टू कितना आएगा, F डिवाइडेड बाय A के इक्वल आएगा। परफेक्ट हो गया। और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको याद है ना, हम लोग पढ़ते थे E इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, बट इस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का नाम क्या है, E का नाम यहां पे है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, इक्वल टू स्ट्रेस का नाम क्या है यहां पे, स्ट्रेस इज शियर स्ट्रेस, और स्ट्रेन का नाम भी क्या है, दैट इज ऑल्सो शियर स्ट्रेन। ये शियर स्ट्रेन आएगा। और इस चीज को हम एक लेटर से डिफाइन करते हैं, दैट इज ईटा से डिफाइन करते हैं, दैट ईटा इज इक्वल टू F अपॉन A अपॉन फाई, या हम इसको लिख सकते हैं दिस ईटा इज इक्वल टू F अपॉन A फाई। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल है, कोई हमसे बोलेगा कि वी हैव अ ब्लॉक, हमारे पास एक ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक है, सॉलिड ब्लॉक, और इसको हमने यहां पे फिक्स करा हुआ है। इसका जो ऊपर वाला एरिया है वो एरिया है सपोज करो 10 मीटर स्क्वायर के इक्वल, 10 मीटर स्क्वायर के इक्वल है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, एरिया अगर नहीं लेना तो हम लोग कह सकते हैं कि इसकी जो साइड्स है ना, जो इसकी साइड्स हैं, ये एक तरह का क्यूब है। क्यूब हमें 2D में दिख रहा है, क्यूब है जिसकी साइड लेंथ है 2 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 2 मीटर। परफेक्ट हो गया। ये हमारे पास एक क्यूब दिया हुआ है। अब हमसे कोई बोलता है कि हमने ऊपर वाले सरफेस पे एक फोर्स अप्लाई करा ऐसे, और इस फोर्स की वैल्यू है सपोज करो 1000 न्यूटन, और ये फोर्स अप्लाई करने की वजह से जो पॉइंट A है या पॉइंट B है, A और B आगे को शिफ्ट हो जाते हैं, A एंड B शिफ्ट फॉरवर्ड बाय डिस्टेंस 1 मिलीमीटर। ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा सा खिसक गया, मतलब A यहां से खिसक के यहां पे आ गया तो ये क्या बन जाएगा A डैश, और B यहां से खिसक के यहां आ जाएगा, क्या बन जाएगा B डैश,
और ये शेप कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। ये मैं 2D में दिखा रहा हूँ, 3D में दिखाएंगे तो पूरा बॉक्स हमें दिखाई देगा। ऐसा कुछ हो गया और किसी ने बोला फाइंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, बस इतनी सी चीज दी और हमें कुछ भी नहीं दिया और हमसे कहा गया मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी फाइंड करो। तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कि यार सॉल्यूशन में निकालते हैं हम स्ट्रेस कौन सा, शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आएगा, वो आएगा ऊपर वाले सरफेस पे कितना फोर्स लगाया डिवाइडेड बाय ऊपर वाला एरिया। साइड लेंथ कैसा है 2 and 2, इसका मतलब ऊपर वाला जो एरिया आएगा वो कितना होगा 2 into 2। क्लियर ना, क्योंकि 2 तो ये होगा और 2 अंदर को होगा जो हमें अभी दिखाई नहीं दे रहा है। क्लियर। सो यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, शियर स्ट्रेस आएगा फोर्स अपॉन एरिया, दैट फोर्स वाज 1000 डिवाइडेड बाय 2 into 2 इक्वल टू 4। ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है हाउ मच, 250 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, अगर हमसे बात करी जाए शियर स्ट्रेन कितना आएगा, तो यू विल से कि सर शियर स्ट्रेन इज इक्वल टू एंगल फाई, ये वाला फाई होता है ना, और फाई बहुत छोटा होगा। तो फाई अगर छोटा होगा तो हम कह सकते हैं फाई बोले या 10 फाई बोले, एक ही बात है। और वो कितना आएगा, दिस ए डैश अपॉन ये वाली वैल्यू, और ये वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 2 मीटर के इक्वल, क्योंकि सबकी साइड लेंथ कितना है 2 मीटर। सो बेसिकली शियर स्ट्रेन इक्वल टू फाई इज इक्वल टू, इसको 10 फाई भी बोल सकते हैं क्योंकि ये तो छोटा होगा, एंड दैट इक्वल टू नथिंग बट हाउ मच, कितना मिलीमीटर था, दैट वाज 1 मिलीमीटर, है ना। सो वी वुड राइट दैट 1 मिलीमीटर divided by 2 meter, और we have that 10 power minus 3 divided by 2। ये हमारे पास यूनिट कैंसिल हो गया क्योंकि उसको भी मीटर और इसको भी हमने मीटर बना दिया। ये शियर स्ट्रेन निकल के आ गया हमारे पास। अब हम बात करेंगे मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, एंड व्हाट इज दैट, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, दैट इज 250 डिवाइडेड बाय 10 पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, ये ऊपर जाके ऐसे चला जाएगा। सो इट विल बिकम 500 इंटू 10 पावर 3 Newton per meter square, and this becomes finally 5 into 10 power 5 Newton per meter square is modulus of rigidity. So it was all about the different kind of elastic coefficient, Young's modulus, bulk modulus, modulus of rigidity, ये सारा हमने पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी की, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट ग्राफ प्लॉट करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर इज वेरी मच एक्साइटिंग। तो आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय।